तो आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच आखिरकार लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लिज ट्रस के इस्तीफे का पहले से ही उन कयास लगाए जा रहे थे, दबाव जिस तरह का था और खस्ता हाल होती ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बीच लिज ट्रस के कई फैसले उनके राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ गए। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद का छोड़ने के बाद लिज ट्रस ने यह कुर्सी संभाली थी और तब भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता ऋषि सुनक ने चेतावनी भी दी थी उस वक्त कि लिज ट्रस की आर्थिक नीतियां ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन पीएम बनने के बाद भी ट्रस ने सुनक की चेतावनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लिज ट्रस की सरकार ने संसद में कुछ समय पहले ही मिनी बजट पेश किया और जब से ये मिनी बजट के अनाउंसमेंट सामने आए, पूरी की पूरी दुनिया और ब्रिटेन सख्ते में आ गया। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी, महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया, यू टर्न ले लिया और तब से ही उन पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे उनके पद पर। लेकिन आज सबसे पहले बताते हैं आपको लिज ट्रस के इस्तीफे की 5 बड़ी बातें। वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो लिज ट्रस के इस्तीफे से सामने आई हैं? तो सबसे पहली बड़ी बात कि लगभग 45 दिनों तक लिज ट्रस जो है वो इस पद पर रही और जैसा कि हमने आपको बताया कि इन 45 दिनों में उनके जो लिए गए फैसले थे लगातार सवालों के घेरे में रहे। दूसरा जो बड़ा जो आज का जो पॉइंट रहा है 5 बड़ी बातों में से, जो मिनी बजट के जो उनके फैसले थे, जैसा हमने कहा कि टैक्स को लेकर जो मिनी बजट में उनके जो फैसले लिए गए थे उसकी लगातार आलोचना हो रही थी। ये माना जा रहा था कि लिज ट्रस के दिन आने वाले दिनों में उनके लिए ठीक नहीं रहने वाले हैं। टैक्स कटौती पर वो लगातार विरोधियों के निशाने पर थी, न सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के भीतर भी टैक्स कटौती पर वो लगातार विरोधियों के निशाने पर थी। और जब से इन्होंने यू टर्न लिया, एक तरह से ये तय हो चुका था कि अब उनकी छुट्टी होगी, लेकिन कब होगी ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो आज ही उनका बयान आया था कि आई एम नॉट अ क्विटर। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। क्वासी कार्टिंग जो कि वित्त मंत्री थे और सुएला ब्रेवमैन जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थी, वो दोनों के दोनों इस्तीफा ऑलरेडी दे चुके थे। और सुएला ने तो अपना जब पद छोड़ने के बाद बयान दिया तो वो बहुत तीखा था लिज ट्रस के खिलाफ। तो यानी कि अपनों का भी ट्रस्ट नहीं जीत पाई थी और पार्टी का भी ट्रस्ट नहीं जीत पाई। तो इस तरह से 45 दिन के भीतर भीतर लिज ट्रस ट्रस्ट वर्दी नहीं रह गई। अब आगे क्या होगा, जरा फटाफट से ये भी बता देते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि पार्टी नेता अब अगले हफ्ते नया पीएम चुनेंगे। हालांकि डिमांड वहां पर ये आ रही है कि नए सिरे से प्रधानमंत्री पद के चुनाव हों, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर है वो यही है, जो टोरी ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर 28 तक वो नया पीएम चुन लेंगे। ऋषि सुनक एक बार फिर से रेस में आगे आ चुके हैं। कुछ सर्वेज हुए हैं वहां पर और उन सर्वेज में पार्टी के 55% सदस्य जो हैं वो सुनक के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये आगे क्या होगा ये हम आपको थोड़ा सा 5 पॉइंटर्स में बता रहे हैं। जेरेमी हंट जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोरिस जॉनसन के टाइम पर आपको याद होगा रनर अप रहे थे, तो कहा यह भी जा रहा था कि क्या ऋषि सुनक को जेरेमी टक्कर देंगे, तो उन्होंने बोला मैं रेस में नहीं हूं। तो एक तरह से ऋषि सुनक का एक रास्ता साफ। और हम सब जानते हैं कि नए पीएम के सामने आर्थिक चुनौतियां तो होंगी ही, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जाते जाते लिज ट्रस ने क्या बयान दिया अपना पद छोड़ने पर, पहले वो सुन लेते हैं। And we set out a vision for a low tax, high growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर हमारे साथ हैं और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, आपसे चर्चा की शुरुआत, इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? लिज ट्रस का जाना क्या कहानी बयां कर रहा है? दीपक, देखिए, चाहे प्रधानमंत्री उनके बोरिस जॉनसन हो, लिज ट्रस हो या फिर नए कोई ऋषि सुनक साहब आ जाए, दिक्कतें जो ब्रिटेन की है वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आदमी आकर बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ले आएगा, उससे सारी की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। और ये आर्थिक समस्याएं अगर सिर्फ ब्रिटेन की हो, ब्रिटेन से जुड़ी हुई हो, तब तो समझ में आता है। जब दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है और जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद सिचुएशन बदली है,
कई सारे बड़े देशों की और छोटे देशों की जहां आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल होती दिख रही है, एनर्जी संकट है, जो बूढ़े पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देने में दिक्कतें आ रही हैं, बॉन्ड मार्केट धराशायी हो रहे हैं, करेंसी का हाल बड़ा बुरा है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये किसी के भी बस में ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है वो बैठेगा और वो बदल पाएगा, और वही हुआ है। 1.5 महीने में लिज ट्रस निकल गई। बोरिस जॉनसन भी यही कर रहे थे, वो भी यही कर रहे थे, आने वाले का भी शायद इसी तरह का कामकाज हो, क्योंकि सिचुएशन एक्सटर्नली ज्यादा है, इंटरनली थोड़ा बहुत आप फेरबदल कर सकते हैं। सिचुएशन थोड़ा कम खराब होने दें या ज्यादा खराब होने दें, यही कुछ हो सकता है। तो लिज ट्रस के जाने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उम्मीदें उनसे थी वो उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी उतर नहीं पाई। पहली बात, उनके खुद के ही लोग, उनकी खुद की ही पार्टी के सारे सदस्य उनके विरोध में हुए। तीसरी बात यह है कि सिचुएशन न तो कूटनीतिक मोर्चे पर न आर्थिक मोर्चे पर वो सुधार पाए। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। और मुझे लगता है कि जैसा आज सुबह ही हम शो में बात कर भी रहे थे, बग्गा साहब ने कहा भी कि बहुत ही जल्दी आपको ये खबर सुनने को मिलेगी। और देखिए, आज दिन खत्म होने के पहले ही बग्गा साहब ने जो कहा वो भविष्यवाणी सच भी होती दिखी, वो तो आज ही अपना कार्यकाल खत्म कर गई। एब्सोल्युटली। बग्गा सर, आपका रिएक्शन सर, आपने जो कहा वो बिल्कुल शब्दशः सत्य साबित हुआ। आपके कुछ प्रेडिक्शंस रहे होंगे, क्या लिज ट्रस का जाना वाकई में ब्रिटेन के लिए, और जो उस लूप में पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर अब एक तरह से बंधा हुआ है, उसके लिए किस तरह के संकेत हैं? नहीं, ये अच्छा है क्योंकि इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर थी, और जो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके साथ मिलके किया, जिस तरह का वो मिनी बजट आया 23 सितंबर को, किसी और को कॉन्फिडेंस में ना लेके बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि हमसे बात तो कर लेते आप लोग, क्योंकि इससे, और ऋषि सुनक ने कैंपेन में भी बोला था कि आप इस तरह की अगर चीजें करके लाएंगी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा आघात करेंगे। वही अनिल जी ने आज सवेरे कहा था कि देखिए कितने दिन अब ये टिकती हैं, और मेरा यही था कि 12 महीने तक इनका कार्यकाल होता है। जो रूल्स हैं, ना नो कॉन्फिडेंस आ सकता है पार्लियामेंट में, ना पार्टी हिला सकती है, बट पार्टी के जो बैक बेंचर्स हैं वो इनको विवश करेंगे रिजाइन करने के लिए। तो मार्केट्स के लिए अच्छी चीज है दीपक, क्योंकि अनसर्टेनिटी निकलती है, और अब कंजर्वेटिव्स को सोचना पड़ेगा। वो 30% की लीड दे चुके हैं लेबर को ओपिनियन पोल्स में, तो अगले 18 महीने के लिए इनको एक स्टेडी ऐसा लीडर चूज करना पड़ेगा जो कि मार्केट्स में स्टेबिलिटी लाए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाए। इन्होंने जो किया 23 सितंबर को, उसके बाद अभी 15 दिन तक कोई रिएक्शन नहीं दिया, बोला मार्केट्स तो चलते ही रहते हैं, हम ये करते रहेंगे। और देखिए, आप पूछ रहे थे कि क्या हो सकता है, विंडफॉल टैक्स नहीं लेके आए। 145% है डेट टू जीडीपी, तो ये G7 कंट्री नहीं है, ये इमर्जिंग कंट्री है। 18% इनकी करेंसी गिरी है इस साल, और भारत को ये नसीहतें देते हैं। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, जो होम मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया है उसने भारत के खिलाफ इतने बयान दिए, चाहे वो एशियाई मुल्क की है। बिल्कुल, तो ये बात आपने सही बोला। लिज ट्रस का ये जो पूरा कार्यकाल रहा, सबसे छोटा कार्यकाल ब्रिटेन के इतिहास का, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसको ढंग का कहा जाएगा। पौंड गिरने से आप बचा नहीं पाए, दिवाली तक FTA डील होनी थी, आपके मंत्रियों ने अनाप शनाप बयान दिए, भारत को अलग नाराज किया, द्विपक्षीय संबंधों को अलग आपने खराब कर दिया। तो 45 दिन में एक कोई ढंग का काम हुआ हो तो वो गिनाया जाए। अनिल सर, भारत पर परोक्ष या प्रत्यक्ष किस तरह का असर भारतीय बाजारों पर आप देख रहे हैं सर? नहीं, बाजारों के लिए तो कुछ भी खराब नहीं है। अगर एक मतलब ऐसा आदमी जो कुर्सी पर बैठा है, पावर में बैठा है, और जो कुछ नहीं कर रहा है, अगर वो निकलता है तो वो अच्छा ही है। ब्रिटेन के लिए भी अच्छा है और दुनिया भर के लिए भी अच्छा है कि अगर कोई दूसरा मजबूत प्राइम मिनिस्टर आए और वो कोई ढंग से काम करे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर 45 दिन में ही पूरा देश, ब्रिटेन या उनकी पार्टी के सदस्य ये समझ रहे हैं कि उन्हें फैसलों लेने की समझ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत देखिए जो बकर साहब भी बता रहे हैं, और पिछले बार से हमने सीखा है, चाहे वो 2020 में हुआ हो कोविड के वक्त या 2008 की मंदी में हुआ,
सबसे ज्यादा अगर किसी एक आर्थिक समस्या का सोल्यूशन निकलता है तो इस बात को लेकर निकलता है कि आपका सेंट्रल बैंक और आपकी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करे। अगर आपका सेंट्रल बैंक के साथ संवाद ही नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ संवाद ही नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी मर्जी से क्वांटिटेटिव ईजिंग वापस ले रहा है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपस में फैसले लिए जा रहे हैं जिसका आता पता नहीं, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि उनकी जो नाकामी थी उसकी वजह से ब्रिटेन को काफी कुछ भले ही 1.5 महीने में भुगतना पड़ा। ऐसे में अगर वो निकली हैं तो मार्केट के लिए तो अच्छी खबर है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, हिंदुस्तान विरोधी वातावरण थोड़ा सा ज्यादा था, कम हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और बताऊं दीपक, जो बग्गा साहब भी आपको इस बात की वाउच करेंगे कि इस वक्त ब्रिटेन को तो जरूरत है फॉरेन करेंसी की, डॉलर्स की, पैसे की, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं ब्रिटेन में जा रहा है तो हिंदुस्तान के लोग जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो इस बात की तरफ ज्यादा मतलब अकड़ने की कोशिश करेगा, और अब उन्हें भी इस बात का अच्छे से पता है कि 5 नंबर की इकोनॉमी दुनिया में ब्रिटेन नहीं है, हिंदुस्तान है। सो आई थिंक जो हुआ है वो ठीक ही हुआ है। आप खुद देख लीजिए, अगर कुछ खराब लगा होता तो सबसे बढ़िया डाउ फ्यूचर्स और डाउ आपको एक इंडिकेशन दे देते, SGX निफ्टी सेंचुरी मार्केट ट्रेड करा, तो मुझे लगता है बाजार के लिए तो अच्छा ही है, कुछ भी खराब नहीं। जी। ये मैं थोड़ा सा इसी कोई एक्सटेंशन बग्गा सर से इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, ब्रिटेन के संकट से बग्गा सर पूरी दुनिया में एक नेगेटिव संदेश जा रहा था, जैसा अनिल सर भी कह रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के जो साइंस थे वो नेगेटिव ले रहे थे, तो अब आगे क्या जो मैं जैसे बता रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमी ऑर्डर जो एक लूप में है ब्रिटेन के संकट के, अब वो ऑर्डर सुधरता हुआ नजर आएगा सेंटिमेंट से? नहीं, एक देखिए, वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो कहना मुश्किल है, बट एक सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि पॉलिटिशियंस मार्केट्स को टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। दीपक, अगर उस दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 72 घंटे लगाए रिएक्शन देने में, अगर वो उस दिन नहीं करते रिएक्ट, $1.5 ट्रिलियन पाउंड का उनका पेंशन फंड्स है, वो डूबने वाले थे, वो बैंकरप्ट होने वाले थे। मार्जिन कॉल उनकी 1.5 बिलियन पाउंड की मार्जिन कॉल्स आ गई थी। उससे एक ऐसा सर्कल हो रहा था, कीमतें गिर रही थी तो आपको मार्जिन के लिए वो बेचना पड़ रहा था, सिक्योरिटी बेचते तो और सिक्योरिटी की कीमत गिरती, और मार्जिन कॉल आते और बेचना पड़ता, तो ये विशियस सर्कल बन रहा था। और इसको बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना कितना क्रेडिबिलिटी आपने डुबा दिया अपने ही सेंट्रल बैंक का, कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहा था 1 अक्टूबर से, उसने 28 सितंबर को कहा कि मैं 15 दिन के लिए रोज खरीदूंगा 5 बिलियन पाउंड का अपना ये जो है बॉन्ड्स। तो इस तरह का तहस नहस पॉलिसी बिना किसी से मशवरा लिए हुए, बिना एक्सपीरियंस के, तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी घातक था, बाकी देशों के लिए। IMF कभी पब्लिक में नहीं बोलता, वो चुपचाप आके बात करते हैं। IMF की जो हेड साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये ट्रस्टनोमिक्स बिल्कुल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सूचक है। तो मार्केट्स के लिए अच्छा है, कुछ हमें घबराना नहीं, हमारा मार्केट सुदृढ़ है और हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। FTA भी भारत सरकार को देखना चाहिए, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ FTA लेना है कि नहीं, हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं ये लोग बिना बुनियाद के। एब्सोल्युटली सर। अनिल सर, नए प्रधानमंत्री जो भी हों, ऋषि सुनक हो या जो भी हों, अब उनके सामने बड़ी चुनौतियां क्या होंगी ब्रिटेन को पटरी पर लाने के लिए? सर देखिए, चुनौती तो सिंपल सी एक ही है कि जो कुछ भी संकट चल रहा है, रशिया यूक्रेन के युद्ध से जो शुरू हुआ है, एनर्जी क्राइसिस से, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल नहीं है, सेंट्रल बैंक यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं है, और ब्रिटेन धीमे धीमे अपनी धार खोता हुआ दिख रहा है। जो पेंशनर्स हैं उनके लिए पैसों की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, बॉन्ड्स आपके मार्केट जो हैं वो बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में रहे, और इन सब के ऊपर महंगाई काबू में आए। ये सारे एक के बाद एक ढेर सारी चुनौतियां हैं जो नए प्रधानमंत्री जो भी आए उनको जूझनी पड़ेगी। मतलब अभी एक तो ये होता है ना दीपक कि अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे, बड़ा गौरवशाली पल है, हाँ मजा आया कि मुझे देश को का नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी है ना, मतलब वो पूरे कांटों के ऊपर बनी हुई है एकदम। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा तो हाँ इतिहास में नाम करने के लिहाज से ठीक है, लेकिन काम ऐसा है बड़ा मुश्किल भरा, और जिसमें उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा अपने हाथ में अपने ढंग से थोड़ी चीजें
खराब ना हो उतना कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीजें सारी सही तब होंगी जब दुनिया भर में ये जो कोहराम मचा है वो थोड़ा ठीक होने लगेगा। अदरवाइज इस बार पहली बार ऐसा होगा कि यूरोप के 3, 4, 5 जो छोटे मोटे देश हर बार जब भी आर्थिक मंदी आती है उसमें उड़ते हैं, उसके बजाय पता चला कि इस बार बड़ा हाथी ही गिर गया, यानी कि ब्रिटेन का ही नंबर लग गया बजाय इसके कि बाकी सबका लगे। तो ये चीजें हो सकती है और आई एम श्योर बग्गा साहब इस पर ज्यादा अच्छे तरीके से और प्रकाश डाल सकते हैं कि नए प्रधानमंत्री के लिए क्या चुनौतियां होंगी। क्या वाकई में बग्गा साहब ऋषि सुनक ही होंगे या कोई और? अनिल जी, जो अभी ये पोल आ रहे हैं और ये जो बेटिंग मार्केट में चल रहा है, तो ऋषि सबसे आगे हैं और जेरेमी हंट नंबर 2 पे हैं। जेरेमी हंट ने कहा है कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा कैंडिडेट बनके। ऋषि सुनक के जो करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि जरूर वो खड़े होंगे। तो वैसे तो पोल्स में तो ऋषि आगे चल रहे हैं, बट हो ये बैक बेंचर्स चला रहे हैं जो टोरी एमपीस हैं, पुराने जॉन मेजर डाउनवर्ड्स पुराने प्रधानमंत्री जो थे, उनके काबू में अब सरकार आती है। जेरेमी हंट को भी उन्होंने ही लेके आए और इतना बड़ा तमाचा था कि पूरा मिनी बजट उन्होंने उसका विरोध करके हटा दिया। मंडे को मार्केट्स को बहुत राहत की सांस आई। तो ये अब टोरी बैक बेंचर से डिसाइड करेंगे अनिल जी, बट जो पॉपुलर वोट जा रहा है वो ऋषि की तरफ ही जा रहा है अभी। अनिल सर, कोई और सवाल पूछना चाहेंगे बग्गा सर से? ना बिल्कुल, बग्गा साहब ने सारी चीजें बताई है कि मार्केट के लिए भी ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान में जो आ रही है वो मैं पूछूं बग्गा साहब से आपकी इजाजत से कि बग्गा साहब, ऋषि सुनक भी तो कोई भारत के खास समर्थक नहीं माने जाते हैं, उनकी भी छवि तो भारत विरोधी की ही। हाँ, ये अनिल जी, ये हर वक्त यही रहता है। आप याद करिए जब प्रीत भरारा होते थे इधर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, वो भारतीयों को ज्यादा पकड़ते थे। तो अपनी गोरेपन को दिखाने के लिए यही होता है कि किसी भी मूल से आप हो। अब हमें कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट होने से भारत को तो कुछ नहीं मिला। $450 मिलियन वो पाकिस्तान को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि F-16 टेररिस्ट के लिए लगेंगे। F-16 तो न्यूक्लियर मिसाइलों के लिए बनाए गए हैं, तो उसमें आप $450 मिलियन दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को दोस्त बोलते हैं। तो कोई, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। हमें ऐसा नहीं है कि वो भारतीय मूल के हैं तो हमारा कुछ रुझान है ऋषि की तरफ, नहीं। मुझे तो यही है कि स्टेबिलिटी बनी रहे। सिटी ऑफ लंदन सेंटर ऑफ फाइनेंस होता था किसी जमाने में, ये ब्रेक्सिट करके बहुत बड़ी गलती की। अब क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बहुत खराब हो चुकी है और अच्छी लीडरशिप चाहिए। दूसरा जो विकल्प है लेबर का, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो टैक्स बढ़ा के और मंदी ले आएंगे। और ये क्या हो गया अनिल जी कि पुराने चीजों पे चल रहा है। यूएन में परमानेंट सीट मिली हुई है, बट अगर आप देखें इसको, 145% आपका डेट है, 8% आपका फिस्कल डेफिसिट है। पिछले साल 8.3 था, इस साल तो शायद 10% क्रॉस हो जाएगा। अच्छा अनिल सर, आई एम सॉरी बग्गा सर, मैंने टोका आपको। अनिल सर, बग्गा सर, मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, एक फॉर्मर एम्बेसडर थे जिन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि दीपक, भारत के जितने भी, ब्रिटेन में जितने भी भारतीय मूल के नेता हैं, उनको हैंडल करना भारत के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है बताए कि वहां, बजाय कि वहां के मूल निवासियों के। बग्गा सर, आप भी मानते हैं कि जब कभी इंडियन डायस्पोरा के, हाँ अनिल जी, मैंने डिस्कशन भी की हुई है कि कश्मीर पे अमेरिकन कांग्रेस में कौन लेके आया था? भारतीय मूल की महिला जो वॉशिंगटन सिएटल से हैं, कांग्रेस पर्सन, वो लेके आती है हर वक्त कश्मीर का मुद्दा। भारतीय मूल की, क्योंकि वो अपने 5 स्टार लगवाने चाहते हैं, तमका लेना चाहते हैं कि भाई हम भारत के नहीं हैं, हम आपके हैं। तो वो उल्टा और तेजी से एंटी इंडिया बन जाते हैं। तो कोई ऐसा उम्मीद हमें नहीं रखना। हम बुलंद देश हैं, हम सुदृढ़ देश हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम देखेंगे और हम खड़े हैं दुनिया के उस पे। इतने अच्छे फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से हैंडल किया है पूरा यूक्रेन का, नॉन अलाइंड रह के और भारत का हित आगे रख के, वही ये हमें चलाना है दीपक जी। तो हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ करेगा भारत के लिए। एब्सोल्युटली। अनिल सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। बग्गा साहब ने पूरा अच्छे से समाप्त किया और
बात सही है। और अब एक्चुअली अब भारत ने वो ताकत दिखाना शुरू भी कर दी है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि हम न्यूट्रल रहकर भी अपना पक्ष पूरी तरह से मजबूती से रख सकते हैं। और ये रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद और हमारी स्थिति एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती हुई है। जो स्टैंड हमने लिया शुरुआत में, दबाव बनाने की कोशिश जरूर हुई अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से, यूरोप के देशों की तरफ से, लेकिन जो हम झुके नहीं उसका फायदा मिल रहा है और आराम से हमारा काम हो भी रहा है और हम अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति चलाने हैं। यही बात बग्गा साहब कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट है सर। बिल्कुल, और इसीलिए अमेरिका में तो लगातार बहस इस बात पे चल रही है। एक स्टेटमेंट वहां के एक जर्नलिस्ट का आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत का इस वक्त अपनी विदेश नीति का स्वर्णिम काल चल रहा है। बिना कुछ लाग लपेट के सीधे जवाब देने की जो प्रवृत्ति अब भारत ने अपनाई है, अब पूरी दुनिया उससे न सिर्फ जो हमारे आलोचक हैं वो तो हतप्रभ हैं ही, लेकिन साथ ही में जो दूसरे देश हैं। दीपक, इसमें ऐसा है ना, बग्गा साहब इस बात को वाउच करेंगे कि जब जेब में पैसे होना तो ताकत अपने आप आ जाती है ना। $550 बिलियन का रिजर्व, 5वें नंबर की इकोनॉमी दुनिया में, सबसे तेज गति से भागने वाली इकोनॉमी, तो फिर अपने आप ताकत आती है, कॉन्फिडेंस आती है, वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और बहुत सही कहा। और हमारे मार्केट को पहली बारी ऐसी सरकार है जो हमारे मार्केट को लेवरेज कर रही है। अगर आपको मार्केट एक्सेस चाहिए तो आप पीएलआई में आइए, आप भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करिए। ये नहीं कि आपको हमारा मार्केट, मतलब टेस्ला के सामने जो खड़े हो सकते हैं, कितना एलन मस्क ने दबाने की कोशिश की कि मैं तो चाइना में बना के गाड़ियां इधर लाऊंगा, मेरे को ड्यूटी कम करिए। भारत सरकार अटकी रही कि आप यहाँ बनाओ, अगर बनाना है हम चाइना को नहीं देंगे सारा वैल्यू एडिशन और आप हमारे मार्केट के मजे लूटो यहाँ आके सीधा हमारे यहाँ इंपोर्ट करके। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डायरेक्शन दिया है। नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे अनिल जी।